नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की चर्चा के दौरान हमने पिछले वीडियो में ऋग्वैदिक काल के एक सामान्य सी परिचर्चा प्रस्तुत की थी। आज हम प्रमुख रूप से ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को देखेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने मंडलों पे चर्चा की थी और मंडलों पे चर्चा के दौरान हमने सूक्ष्म रूप से या बड़े छोटे मोटे तौर पे हमने ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पे चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा विस्तार पे उससे चर्चा करेंगे, सामाजिक स्थिति पे, और देखने का प्रयास हम करते हैं। तो अगर सामाजिक स्थिति की बात की जाए, समाज कैसा था, उसके बारे में आज हम अपनी चर्चा करेंगे। स्थिति देखिए, ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह समाज जो था वो वर्ण पर आधारित था। मतलब आपने देखा कि जो 10वें मंडल का, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जैसे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ और जंघाओं से जो है वैश्य का, और पैरों से शूद्र का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 4 वर्ण जो थे वो इसमें दिखाई देते हैं। 4 वर्ण, ठीक है ना। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था और 4 वर्ण में विभक्त था, ठीक है। 4 वर्ण में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आते थे, ठीक है। हालांकि बड़ी स्पष्ट जो है व्याख्या इस काल में नहीं मिलती है, और ये व्यवस्था जातिगत आधारित नहीं थी बल्कि कर्म और स्वभाव के आधार पर इसका विभाजन किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। जो परिवार जो थी, परिवार वह समाज की जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई थी। समाज की सबसे महत्वपूर्ण तथा छोटी इकाई थी, ठीक है। छोटी इकाई थी, ठीक है। अब परिवार में बहुत सारे रिश्ते थे। माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, ये सभी लोग एक साथ ही निवास करते थे। ऐसा विवरण हमको ऋग्वेद में मिलता है। परिवार जो था वो समाज की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई था। परिवार का एक मुखिया हुआ करता था। परिवार का एक मुखिया था, मुखिया होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया गया। तो ये कुछ छोटे छोटे जो है महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं जिनको आप जानते रहिए। मुखिया को जो है कुलप भी कहा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो परिवार था वो एकल परिवार नहीं बल्कि संयुक्त परिवार की परंपरा थी। संयुक्त परिवार हुआ करता था, संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। यहाँ संयुक्त परिवार होता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का जो परिवार था वो संयुक्त परिवार हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वैदिक जो पारिवारिक परंपरा थी उसमें स्त्री और पुरुष, स्त्री तथा पुरुष दोनों को जो है लगभग समानता का अधिकार था। समानता का अधिकार था उसमें। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि स्त्री की जो दशा थी
इस काल में, मतलब हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि स्त्रियों के लिए यह जो समय था ऋग्वैदिक काल का, वो एक तरह से स्वर्ण काल जैसा था। ठीक है, क्योंकि स्त्रियां जो थी वो पुरुषों के साथ समान रूप से सहभागिता करती हुई दिखाई देती हैं। स्त्रियों को समाज में बड़ी ही उच्च स्थान या उच्च दर्जा जो है दिया गया था। ठीक है, स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार था, जिसको हम आगे देखेंगे। स्त्रियों को सभा और समितियों में जाने का अधिकार था। किसी भी सार्वजनिक जो कार्यक्रम थे उसमें उन्हें सहभागिता करने का अधिकार था। या यूं कह सकते हैं कि इस पूरे काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफी बेहतर थी। ठीक है, तो और भी देखते हैं और आगे चलते हैं, हम कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। परिवार जो है, जैसा कि मैंने बताया कि परिवार जो थी वो सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई थी, सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी, महत्वपूर्ण संस्था थी। ठीक है ना, संस्था थी। ठीक है, इसमें क्या था, इस परिवार में, परिवार जो थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार। ठीक है ना, और इसमें सभी लोग दादा दादी, ठीक है ना, नाना नानी, ये सभी लोग जो थे वो एक साथ रहते थे। ठीक है, और इसके लिए, संयुक्त परिवार के लिए एक शब्द आता है कहीं कहीं ऋग्वेद में, जिसे नृप्त कहा जाता है। ठीक है ना, तो नृप्त नामक शब्द जो है वह कहीं न कहीं इस संयुक्त परिवार की परंपरा को प्रस्तुत करता है। इसका मतलब नातेदारियों से है, तो नातेदारी वही होगी जहां पे एक पारिवारिक परंपरा चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द उपयोग किया गया, नृप्त शब्द का। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि स्त्रियों की जो दशा थी वो बड़ी बेहतर थी इस काल में। स्त्रियों को जो है विद्या अध्ययन का या वेद अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। वेद अध्ययन का जो है वो अधिकार प्राप्त था। ठीक है ना, अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा हमने बताया कि स्त्रियों को समाज में जो भी सार्वजनिक कार्य होते थे उनमें यज्ञों की प्रधानता थी, तो यज्ञ में भी स्त्री को आहुति देने का अधिकार था, और ऐसा माना जाता था कि बिना स्त्री के कोई भी यज्ञ संपादित नहीं हो सकता या उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जा सकता। यह बात ही अपने आप में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसके अलावा स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार प्राप्त था, कि मतलब वो स्वयंवर के माध्यम से अपने वर का चुनाव कर सकती थी। ठीक है ना, स्त्रियों को स्वयंवर का भी अधिकार प्राप्त था। ठीक है, स्वयंवर का अधिकार प्राप्त था। ठीक है ना, इस काल में जैसा कि स्त्रियों को विद्या अध्ययन का भी अधिकार प्राप्त था, वेदों पे वो वेद अध्ययन कर सकती थी। उनको उपनयन संस्कार, मतलब कि स्वयंवर का अधिकार तो था ही, जैसे कि एक आगे हम जब उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे तो उसमें संस्कारों की एक विशिष्ट परंपरा आपको आगे दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पे उस परंपरा का उतना ज्यादा प्रयोग या प्रचलन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज बताएं कि स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार का इसमें अधिकार था। उपनयन संस्कार का अधिकार था। ठीक है, संस्कार का अधिकार था। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखते हैं कि इस काल में कुछ बड़ी विदुषी महिलाएं, बहुत ही विद्वान महिलाएं आपको दिखाई देती हैं, जिनमें अपाला, घोषा,
हमने कल ऋग्वेद में जो मंडलों की चर्चा की थी, तो 10वें मंडल में जो अपाला, घोषा और विश्ववारा ठीक है, अपाला, घोषा, विश्ववारा, इन महिलाओं का जो है वो जिक्र जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा घोषा और लोपामुद्रा, ठीक है ना, ये कुछ विदुषी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी, जिनका विवरण जो है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा कुछ स्त्रियां ऐसी थी कि जो है वो विवाह नहीं करती थी, वो आजीवन जो है वो बिना विवाह के रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। उनके लिए एक विशेष शब्द आया है ऋग्वेद में, जिसे अमाजू कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। तो अमाजू किसे कहा जाता था? ऐसी स्त्री जो अपना विवाह नहीं करती थी और जीवन भर जो है वो विद्या अध्ययन या फिर वेदों के अध्ययन में लगी रहती थी, ऐसी स्त्री को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं था कि विवाह के बहुत ज्यादा दबाव था स्त्रियों पर, नहीं, विवाह, हालांकि विवाह को एक बहुत ही उत्तम दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, विवाह जो थे वो समाज में 2 प्रकार के विवाह थे, एक तो अनुलोम विवाह होता था और एक प्रतिलोम विवाह होता था। और विवाह सूक्त जो है 10वें मंडल में दिया गया है, जिसमें 10वें मंडल में विवाह सूक्त का भी उपयोग किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि विवाह जो था उसका सामाजिक जीवन में या ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति में बहुत अधिक महत्व था। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां थी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं, थोड़ा सा सामाजिक स्थिति को और देखते हैं और स्त्रियों की दशा की चर्चा में थोड़ी सी और कुछ चीजें जानते हैं। समाज में स्त्रियों को एक बड़ी अच्छी स्थिति और बेहतर स्थिति प्राप्त थी। इसके अलावा जो विवाह होता था, विवाह, इसे एक बहुत ही उत्तम संस्कार माना गया था, जो कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने में एक बड़ी सहयोगात्मक भूमिका थी। ठीक है, विवाह की। ठीक है, तो ये जो था एक सबसे प्रमुख संस्कार था। ऋग्वेद में जो है उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए अनेक ऋचाओं में इसका उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। संतान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, के लिए प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। विवाह जो है वो 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम विवाह तथा प्रतिलोम विवाह। इस पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। अनुलोम विवाह ऐसा विवाह होता था जिसमें उच्च वर्ण का वर पक्ष होता था, ठीक है, और निम्न वर्ण का कन्या पक्ष होता था, कन्या पक्ष। जबकि प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का वर पक्ष होता था तथा उच्च वर्ण का कन्या पक्ष होता था। ठीक है, तो ये कुछ जो है विवाह के उसमें प्रकार थे। सामान्यतः जो है एकल पत्नी विवाह को सर्वोत्तम माना जाता था। सामान्यतः जो था वो एकल पत्नी विवाह को, एकल पत्नी, ठीक है ना, एकल पत्नी विवाह को क्या माना जाता था?
एकल पत्नी विवाह को सर्वोत्तम माना गया था, ठीक है। लेकिन जो है, लेकिन ठीक है ना, कुछ बहुपत्नी जैसी विवाह की भी जो है विवरण, जो है विवाह का विवरण हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है, ठीक है। कहीं बहुत कम है, लेकिन इसे सर्वोत्तम माना गया था। एकल पत्नी विवाह को जो है सर्वोत्तम माना गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है विधवा विवाह की भी जो है परंपरा जो थी वो थी। हाँ, एक चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे बाल विवाह जैसी स्थिति नहीं थी, बाल विवाह जैसी स्थिति नहीं थी किसमें, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। और दहेज प्रथा जो है उसका भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो ये सारी कुरीतियां जो थी वो ऋग्वैदिक काल में आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा दहेज प्रथा के अलावा जो है वो पर्दा प्रथा का भी प्रचलन जो था वो इस काल में नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। और पर्दा प्रथा के साथ साथ एक और बहुत बड़ी सामाजिक महिलाओं में कुरीति थी, सती प्रथा। इसका भी उल्लेख कहीं भी ऋग्वैदिक काल में नहीं आया है। तो दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह, ये जैसी जो कुरीतियां समाज में थी, उनका कहीं भी विवरण जो है हमें ऋग्वैदिक काल में नहीं दिखता है, जो इस बात का द्योतक है कि ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफी बेहतर थी। हालांकि कुछ जो है हमारे इतिहासकारों ने इस काल में स्त्रियों की दशा के आधार पर इन्हें स्त्रियों का स्वर्ण काल कहा है। किस काल को? ऋग्वैदिक काल को, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी। आगे और कुछ पॉइंट्स पे हम विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विवाह में सामाजिक स्थिति में जो न दहेज प्रथा थी, न फिर बाल विवाह जैसी स्थिति थी, न तो सती प्रथा जैसी स्थिति थी, ठीक है, न तो इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां थी वो ऋग्वैदिक काल में नहीं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे जो मतलब कन्या का पिता होता था, कन्या का पिता, वो अपनी बेटी को विवाह में उपहार स्वरूप कुछ भेंट देता था या कुछ जो वस्तु प्रदान करता था, उसे एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहतु। उसे वहतु कहा जाता था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं उस काल की सामाजिक स्थिति को बताती हैं कि सामाजिक स्थिति कितनी उस समय की बेहतर थी या किस प्रकार की थी। यहाँ उपहारों की हो रही है, तो ऋग्वैदिक समाज में उपहारों का जो है वो बहुत बड़ा महत्व था। उपहारों का बहुत महत्व था, ठीक है ना। समाज में उपहारों का बहुत अधिक महत्व था। जो राजा होता था, जिसे जन या मुखिया कहा जाता था, राजा को जन का मुखिया कहा जाता था, जन का मुखिया, ठीक है ना। तो उसके जो जन थे, यानी राजा के जो जन थे, मतलब जो विशेष प्रतिनिधि थे, वह उसको जो है भेंट दिया करते थे, जिसे बलि कहा जाता था, जिसे बलि कहा जाता था, ठीक है ना। इसके अलावा जो ब्राह्मण लोग थे, अगर वो यज्ञ आदि कर्म कराते थे या फिर कोई ऐसा संस्कार कराते थे, तो उन्हें दान या दक्षिणा देने का भी उपहार स्वरूप उनको दान या दक्षिणा दिया जाता था। ब्राह्मणों को दान या दक्षिणा दिया जाता था उपहार स्वरूप। तो ये बात हो गई उपहार की। तो यहाँ उपहार में 2-3 चीजें देख लेते हैं कि कन्या को जो दिया जाता था उपहार दहेज के रूप में, हालांकि उसे दहेज नहीं कह सकते थे, वो स्वेच्छा से उसका पिता उसे प्रदान करता था। विवाह के बाद उसे वहतु कहा जाता था। राजा को भी कुछ उपहार दिया जाता था वहाँ की प्रजा के द्वारा, जिसे हम बलि कहते थे। और ब्राह्मणों को भी दान या दक्षिणा दिया जाता था। जैसा कि यज्ञ आदि कर्म कराते थे ब्राह्मण, तो उन्हें उपहार स्वरूप दान या दक्षिणा उन्हें दिया जाता था, ठीक है।
तो ये कुछ जो है उपहारों की बात है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज देखते हैं कि ऋग्वेद में कहीं कहीं दासों का उल्लेख भी हमको मिलता है। दासों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है ना, उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो दास परंपरा थी वो पश्चिमी दासों से बिल्कुल, जैसे रोम के दास थे वैसे ही यहाँ पे दासता की बात नहीं है। यहाँ दास जो है बड़ी बेहतर स्थिति में थे। बाकी जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता में आप दासों को देखते हैं, उनसे बड़ी बेहतर स्थिति में यहाँ के दास थे। ठीक है ना, तो दासों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। दास जो थे वो दो परिस्थिति में बनते थे। हालांकि जब हम राजनीतिक संगठन को पढ़ेंगे तो अनेक छोटे छोटे युद्धों का विवरण जो है हमको ऋग्वैदिक काल में दिखाई देता है। तो हो सकता है या तो वो युद्ध में युद्धबंदी रहे हों या फिर युद्ध हार चुके हों, उनको दास बना दिया जाता था, या फिर कहीं किसी का धन लिया, कर्ज लिया और उस कर्ज को नहीं चुका पाया, तो उस स्थिति में भी दास जो है वो बन जाया करते थे लोग। ठीक है, तो इसमें स्त्री दास और पुरुष दास दोनों तरह के दासों की यहाँ पे हमको जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पे विवरण जो है हमको स्त्री और पुरुष दोनों तरह के दासों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों तरह के दासों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा ऋग्वेद में जो है वो ऋग्वेद में और यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गई कुछ सामाजिक स्थिति। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे समाज में लोगों का खान पान कैसा था, लोगों का खान पान, ठीक है, खान पान कैसा था, रहन सहन कैसा था, रहन सहन, ठीक है। और जो है जैसे वो उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, तो ये सारी चीजें जो हैं इन पे भी हम थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। तो समाज में जो लोगों का खान पान था वो दो तरह के लोग थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ठीक है ना, मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। ठीक है, यहाँ पे भेड़ बकरी बैल वगैरह के मांस का उपयोग किया जाता था। भेड़ बकरी बैल, ठीक है ना, का मांस का उपयोग किया जाता था। शाकाहारी जो लोग थे वो दूध, यव, ठीक है ना, आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है, दूध से बनी वस्तुएं आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है ना। करम्भ एक जो है शब्द आता है जिसका संभवतः उपयोग ये सत्तू से रिलेटेड है ये। इसके अलावा क्षीर पकौदन एक शब्द आता है, क्षीर पकौदन, ठीक है। ये कुछ जो है विशेष तरह के पकवान थे जो शाकाहारी लोगों का होता, शाकाहारी लोग इसको अपने भोजन में करते थे। इसके अलावा आप एक यहाँ पे स्पष्ट चीज जान लीजिए कि गाय को अहन्या कहा गया है। अहन्या मतलब जिसकी हत्या न की जाए, ठीक है। चूंकि गाय को अहन्या इसलिए कहा गया कि गाय की बड़ी महत्ता थी। हमने इस चीज को शुरू में ही बताया था कि ऋग्वेद काल में या ऋग्वैदिक कालीन जब आर्य भारत में आते हैं या फिर आर्य जो भी आर्य संस्कृति का उद्भव होता है, हालांकि वो एक विवाद का विषय है कि आर्य आए कि यहीं के थे, फिलहाल जो भी है, आर्य जो थे वो गाय पे बहुत ज्यादा निर्भर थे। क्योंकि कृषि परंपरा उतनी बहुत बेहतर तरीके से नहीं शुरू हुई थी,
तो कृषि उनका चूंकि सेकंड ऑप्शन था, पशुपालन फर्स्ट ऑप्शन था, इसलिए गाय जो थी वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। हालांकि हम जब आर्थिक स्थिति पढ़ाएंगे तो उस पर विशेष चर्चा करेंगे, गायों पे और गाय से संबंधित जो अर्थव्यवस्था बनी या पूरी अर्थव्यवस्था किस तरह से पशुपालन पे निर्भर थी। गाय से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं जिनको कभी कभी प्री के एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है, उन पे चर्चा हम अगले वीडियो में या फिर जब आर्थिक स्थिति पढ़ाएंगे उसमें करेंगे, ठीक है। तो गाय को अहन्या कहा जाता था। और इसके अलावा जो है ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। हाँ, एक जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सोमरस की, ठीक है। सोमरस, सोमरस की, ठीक है ना। जैसा कि नवे मंडल में सोम जो थे, नवे मंडल में सोम से संबंधित जो है बातें की गई हैं। सोम जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो सोम रस जो था इसको बड़ा पवित्र रस माना गया है, इस सोम रस को पवित्र रस माना गया है, ठीक है ना। पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके आधुनिक परिप्रेक्ष्य पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सोमरस जो था इसका उपयोग जो था वो यज्ञों अनुष्ठानों में किया जाता था, यज्ञों तथा अनुष्ठानों में किया जाता था, अनुष्ठानों में किया जाता था, ठीक है। इसका उपयोग जो था वो दूध तथा दही और घृत के साथ इसका उपयोग किया जाता था, घृत के साथ, ठीक है ना। ये होता क्या था, सोम जो था, सोमरस एक विशेष तरह के पौधे से बनाया जाता था, विशेष तरह के पौधे की लता से बनाया जाता था, जो कि जैसे चंद्रमा जिस तरह बढ़ता है उसी तरह वो लता भी विस्तार करती थी, वो बढ़ती थी, और उसी से जो है सोमरस का निर्माण किया जाता था। और उस सोमरस को, मतलब इसकी इतनी बड़ी महत्ता थी कि सभी देवताओं को इसे अर्पित नहीं किया जाता था, इसे कुछ विशेष देवताओं को अर्पित किया जाता था। और यह रस इतना जो है एक तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को देने वाला रस था, और यह रस जो है आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला था। और यज्ञ अनुष्ठान जो कि कई दिनों तक चलता था, उस धार्मिक अनुष्ठान में यह एक आध्यात्मिक बल जो है वह उन लोगों को प्रदान करता था, ठीक है। तो यह एक बड़ा पवित्र रस था, ठीक है। हालांकि इसमें जो है ऋग्वेद में ऐसा वर्णन मिला है कि ऋषियों ने अश्विन कुमारों को भी जो है इस रस को लेने की बात कही थी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि कुछ इसकी विशिष्टता इसी से सिद्ध होती है कि यह सभी देवताओं को नहीं दिया जाता था, ये कुछ विशेष देवताओं को दिया जाता था। और यह रस जो था वो इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि कुछ विद्वानों ने ऐसा भी बताया है कि यह रस जो है पीने के बाद जो अनुष्ठान या यज्ञ होते थे वो लंबे समय तक चलते थे, ठीक है। तो उसके लिए उनको कराने वाले को और जो यज्ञ में भाग लेते थे उनको यह एक तरह की विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता था, ठीक है। हालांकि हमारे ऋषि परंपरा बड़ी बेहतर और बड़ी समृद्ध रही है, ठीक है, लेकिन ये सोमरस जो है वो ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग इसका जो है गलत अर्थ मदिरा या इससे संबंध इसका जोड़ के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ऋग्वेद में मदिरा या फिर नशे वाली वस्तुओं का उपयोग का वर्णन किया गया है, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि वह वस्तुएं जौ या फिर कुछ विशेष तरह के फलों से निर्मित की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ सोमरस को मदिरा से जोड़ करके देखना सर्वाधिक अनुचित और गलत है, ठीक है। तो ये तो रही सोमरस पे चर्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं हम ऋग्वेद के समाज पर। तो ऋग्वेद का जो ऋग्वैदिक समाज था वहाँ पे
लोग विभिन्न तरह के वस्त्रों का भी उपयोग करते थे, जैसे वस्त्रों में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ठीक है, और मृग छाला का भी प्रयोग कुछ लोग किया करते थे, ठीक है ना। मृग छाला का भी उपयोग जो थे वो लोग करते थे। इसके अलावा आभूषणों का भी उपयोग वो लोग करते थे। एक बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही चर्चित आभूषण निष्क के रूप में हमको दिखाई देता है, निष्क के रूप में दिखाई देता है, जिसका जो है अर्थ जो था वो हार से संबंधित था, हार से संबंधित था। और वह हार कैसा? स्वर्ण हार, ठीक है ना। वो कैसा हार था? स्वर्ण हार, ठीक है ना, स्वर्ण हार से संबंधित था, ठीक है। तो ये जो थी वो आभूषणों, इसके अलावा जो है कुछ विशिष्ट तरह के आभूषण थे जिनका उपयोग वो लोग करते थे। कुछ विशिष्ट तरह के आभूषण थे, हाँ, निष्क का हमने बताया। इसके अलावा कुछ और विशिष्ट तरह के आभूषण थे जिनमें बाजूबंद, कंकड़, केयूर जैसे कुछ आभूषण थे जिनका उपयोग जो थे वो आर्य लोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा वे सर पर, इसके अलावा ये कानों में कर्णशोभन तथा सिर पर एक विशेष तरह का आभूषण पहनते थे जिसे कुंभ कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा केयूर, नूपुर, ठीक है, और मुद्रिका आदि का भी ये उपयोग करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा मनोरंजन के साधन में रथ दौड़, घुड़दौड़, ठीक है, पशुओं की लड़ाई जो है इनके प्रमुख साधन थे मनोरंजन के, ठीक है। इसके अलावा कुछ नर्तकियों का भी इसमें, मतलब मनोरंजन के लिए नृत्य करने वालों का भी एक विवरण ऋग्वेद में मिलता है और उसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, पेशस शब्द आया है, ठीक है ना। इस शब्द का मतलब है कि नर्तकियों के लिए कुछ विशेष तरह की पोशाक बनाई जाती थी, या जो नृत्य क्रिया करते थे उनके लिए एक विशेष तरह की पोशाक बनाई जाती थी जिसे हम पेशस कहा जाता था। इसको हम क्या कहते थे? पेशस कहते थे, ठीक है। तो ये जो थी कुछ फैक्ट्स थे ऋग्वेद के सामाजिक जीवन के बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक समाज का जो है एक प्रारंभिक स्वरूप हमको ऋग्वेद में दिखाई देता है। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में बढ़ते हैं या फिर महाजनपद काल में बढ़ते हैं, तो हमारी जो सामाजिक स्थिति है वो अधिक जटिल और ज़्यादा जो है बहुआयामी होती जाती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन पे। आगे हम अगली वीडियो में हम राजनैतिक जीवन पे एक परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने सामाजिक जीवन के विषय में एक छोटी सी रूपरेखा आपको बताई। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव प्रदान करें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।